ओके तो अब देखिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, और अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो कि इजी है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर नीट के बच्चे हैं तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक टू केमिस्ट्री। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द टॉपिक ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, एक मिनट। तो स्टार्ट करना है हम लोगों को आज की क्लास में द टॉपिक ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेसिकली, इट इज ऑल अबाउट, ये जो टॉपिक है इसमें मेनली हम लोगों को काम क्या करना है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ FLOT, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो भी प्रिंसिपल सीखे उन्हें हम लोग बच्चों केमिकल रिएक्शंस के केस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब लास्ट क्लास में खत्म कर रहे तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, दे आर सपोज्ड टू बी, केमिकल रिएक्शंस आर supposed to be isothermal and isobaric। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है कहीं पर, है ना, तो वो रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में वो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और इसीलिए जो भी हीट वहां पे एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ठीक है, जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे हम लोग डेल्टा एच बोलेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट तो हम लोग पहले से जानते हैं, बट थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि कोई रिएक्शन अगर होती है, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन अगर हो रही है तो उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो ही क्यों रही है। जैसे ये बात आपने बचपन से सुन रखा है दैट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थोड़ा सा इस बात का एनालिसिस करते हैं कि क्यों रिएक्शन में हीट एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले, जैसे हम लोग एक डेफिनेशन तो अब जानते ही हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे एंथैल्पी। ठीक है, तो वी ऑल नो कि भाई एंथैल्पी को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एंथैल्पी H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। ऐसा हम लोगों को बच्चों मालूम है सबको। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे अब हम लोग डिफाइन करते हैं द मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाइए बात को। मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की मोलर एंथैल्पी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HM से। ठीक है ना, तो HM का मतलब क्या हो गया, मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया एंथैल्पी ऑफ 1 मोल। ठीक है, मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब हुआ एंथैल्पी ऑफ 1 मोल। ठीक है, और इसको HM से रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी अलग अलग सब्सटेंस, भाई बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं, H2O लिक्विड, ब्रोमीन गैस, हाइड्रोजन गैस, O2 गैस, जो केमिस्ट्री में आपको दिखेंगे, है ना, नाइट्रोजन गैस, बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं ना, इतने सारी चीजें हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का एंथैल्पी है उसे हम लोग उसका HM बोलते हैं। HM मतलब 1 मोल का एंथैल्पी। ठीक है, जैसे मान लो आपको O2 गैस का एंथैल्पी लिखना है तो HM आप इस तरह से करके लिखोगे, HM ऑफ O2 गैस, इसकी वैल्यू जो भी है ना, वॉट एवर इज द वैल्यू, मतलब 1 मोल O2 का एंथैल्पी। या फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है HM ऑफ H2O, पानी का लिखना है तो H2O लिक्विड, तो इसकी वैल्यू जो भी है वो आप लिख दोगे, तो ये 1 मोल की एंथैल्पी है। अच्छा, अब सेम सब्सटेंस के लिए अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है, एंथैल्पी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो अब क्या है कि भाई जैसे O2 गैस है, तो O2 गैस तुमने
एक मोल तो लिया, ठीक है, लेकिन कितने प्रेशर पे लिया, कितने टेम्परेचर पे लिया, ये सब तो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो उसमें क्या किया गया कि भाई सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम लोगों ने कहा चलो अच्छा मोलर एंथैल्पी के टर्म्स में बात ना करके हम लोग अब बात करते हैं एच एम नॉट के टर्म्स में, या एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो वहां पे ये एच एम ऐसे माइनस गोला मार के भी लिखा जाता है, दोनों सेम ही चीज होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, ठीक है। और इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये मोलर एंथैल्पी ही है, बस इट इज द मोलर एंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब आप बोलोगे कि सर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस भी फिक्स्ड हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, लिखो जल्दी से कि व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं कि अगर कोई गैस है, ठीक है, अगर कोई गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस मस्ट बी 1 बार। पुराने जमाने में 1 एटीएम भी होता था, लेकिन नए जमाने के हिसाब से 1 बार है, लेकिन 1 बार और 1 एटीएम ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो कोई गैस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मस्ट बी 1 बार। कोई सोल्यूट अगर है तो उस सोल्यूट का कंसेंट्रेशन जो है वो होना चाहिए 1 मोलर, मोलैरिटी उसकी 1 होनी चाहिए। और अगर कोई सॉलिड है या लिक्विड है, सॉलिड है या लिक्विड है तो वो होना चाहिए प्योर। और टेम्परेचर जनरली, टेम्परेचर जो है वो जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन के बराबर लिया जाता है। तो इन कंडीशंस को हमने आज से फिक्स कर दिया कि भाई जैसे अभी मैंने बोला था कि 1 मोल O2 गैस का एंथैल्पी, तो 1 मोल O2 गैस का एंथैल्पी तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने 1 मोल लिया और मान लो मैंने लिया 1 बार के प्रेशर पे, तुमने 1 मोल O2 लिया 10 बार पे, किसी और ने 1 मोल O2 लिया 1000 बार पे। तो सबका मोलर एंथैल्पी का वैल्यू कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अलग अलग आएगा। तो बोला गया कि भाई ऐसे तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो लोगों ने बोला कि चलो क्या करते हैं, एक बार जरा छोटा सा काम करते हैं कि कंडीशंस को फिक्स कर देते हैं एक बार। तो कंडीशन को कैसे फिक्स किया गया कि गैस अगर ले रहे हो तो 1 बार बोलो, सोल्यूट अगर ले रहे हो तो उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर रखो, कोई सॉलिड या लिक्विड ले रहे हो तो वो प्योर होना चाहिए। प्योर सॉलिड या लिक्विड क्या होता है ये आप जानते हो अगर आपने मुझसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन होना चाहिए। तो इन कंडीशंस को स्टैंडर्ड कंडीशन बोला गया। और इन कंडीशंस में अब जो एंथैल्पी की वैल्यू आएगी, मोलर एंथैल्पी मतलब 1 मोल का एंथैल्पी, उसे हम लोग स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो HM की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है फॉर अ गिवन सब्सटेंस, फॉर अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। HM कैन हैव एनी वैल्यू, क्योंकि HM में कंडीशंस नहीं स्पेसिफाइड है ना भाई, कुछ भी कंडीशन ले सकते हो आप। लेकिन HM नॉट ये एक फिक्स्ड वैल्यू है गिवन सब्सटेंस के लिए, क्योंकि आप कंडीशंस फिक्स कर दियो तो ये भी फिक्स हो गया है, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन से बात करते हैं। अच्छा अब क्या है कि जितने भी अलग अलग सब्सटेंसेस हैं बच्चों, ठीक है, जो भी अलग अलग सब्सटेंसेस हैं उन सब का अपना कुछ कुछ सबका मोलर एंथैल्पी और स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है अब। तो सबकी अपनी अलग अलग स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी है, मतलब दिस HM नॉट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें मतलब अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग है। अब हम लोग बात करें फॉर अ केमिकल रिएक्शन, अगर सपोज करो, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस चेंज हो जाता है ना। आप कोई रिएक्शन कराते हो, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है AA प्लस BB, ठीक है, गोस टू CC प्लस DD, ठीक है।
तो इस रिएक्शन का मतलब क्या है? इस रिएक्शन का मतलब है ए और बी पहले कुछ थे, ये रिएक्टेंट थे, और ये रिएक्ट करके इन्होंने बना लिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए और बी अलग पदार्थ हैं, सी और डी अलग पदार्थ हैं। तो ए और बी की एंथैल्पी कंटेंट, हीट कंटेंट कुछ और है, और सी और डी का हीट कंटेंट कुछ और है। और जब तुम ए और बी से सी और डी में जा रहे हो तो कुछ एक एंथैल्पी का चेंज आ रहा है, और उस एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं द डेल्टा एच। और अगर वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसे हम लोग चलो एक बार के लिए डेल्टा एच ही बोल देते हैं। उसे हम लोग नाम देते हैं डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन का मतलब हो गया द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये डेल्टा एच बेसिकली क्या है कि ये रिएक्शन अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस होगी तो कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी। अब हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो क्यों रही है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस चेंज हो जा रहे हैं, ए और बी से सी और डी बन जा रहा है, ए अलग सब्सटेंस है, बी अलग सब्सटेंस है, सी अलग है, डी अलग है। तो सी और डी की एनर्जी कंटेंट अलग है, ए और बी की एनर्जी कंटेंट अलग है। तो जितना भी इनके एनर्जी कंटेंट के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, उतनी ही हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन को हम सोच सकते हैं एज द टोटल एंथैल्पी। एक केमिकल रिएक्शन में इनिशियल चीजें क्या है, रिएक्टेंट, और फाइनल चीजें क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन को हम सोच सकते हैं द टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये है रिएक्शन का डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और यही जो डेल्टा एच आया है यही है जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, है ना, इस रिएक्शन के दौरान, अगर कांस्टेंट प्रेशर में काम चल रहा है तो। अब समेशन ऑफ टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट साइड पे हमें क्या दिख रहा है भाई इस रिएक्शन के लिए? ये जो गिवन रिएक्शन है इसमें C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D दिख रहा है। तो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स को मैंने लिखा C इंटू HM ऑफ C। ठीक है, C इंटू HM ऑफ C। HM मतलब क्या हो गया? मोलर एंथैल्पी ऑफ C, प्लस D इंटू HM ऑफ D मतलब मोलर एंथैल्पी ऑफ D, और यहां पे तो D मोल्स ऑफ D दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट A इंटू HM ऑफ A प्लस B इंटू HM ऑफ B। ठीक है, तो ये हो गया टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये हमारे पास आ गया द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट्स का हीट कंटेंट माइनस रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट इज इक्वल्स टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इसको बोलते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इसमें तो कोई कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और अब आगे की सारी पढ़ाई हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस में करेंगे, क्योंकि कंडीशंस अगर वेरिएबल हो जाएंगी तो फिर उसी चीज की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग इसे नाम देते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसे कि बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन से। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सिंपली मतलब हो जाएगा कि इन सभी चीजों की स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन विल बी C इंटू HM नॉट C प्लस D इंटू HM नॉट D माइनस A इंटू HM नॉट A प्लस B इंटू HM नॉट B। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए सब लोग जल्दी से। चलिए, तो ये हम लोगों ने डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन का मतलब समझ लिया। ठीक है, और डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन, जैसे डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन तो बच्चों कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसमें कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, लेकिन डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन इज अगेन अ फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि ये सब फिक्स हो गया ना। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई, इसलिए डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन भी एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, और डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन को
हम लोग नाम क्या देते हैं? डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या? ये है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इट इज डिफाइंड, इसका मतलब है द एंथैल्पी चेंज व्हेन reactants in standard state are converted into products in standard state। मतलब सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो, स्टैंडर्ड रिएक्टेंट्स इन स्टैंडर्ड कंडीशन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जो एंथैल्पी का चेंज है वो डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। और एंथैल्पी का चेंज है क्या? एंथैल्पी का चेंज सिंपली हीट एब्जॉर्ब्ड है। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि इट रिप्रेजेंट्स द हीट एक्सचेंज्ड at constant pressure, the heat exchanged at constant pressure when the reaction takes place under standard conditions, when the reaction takes place under standard conditions in a given stoichiometry। in a given stoichiometry का मतलब मैंने पिछली क्लास में सिखाया था आप लोगों को, याद आ रही क्या बात ये? in a given stoichiometry का मतलब मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि वो जो पर्टिकुलर रिएक्शन लिखी हुई है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं बोलूं कि A goes to B, ठीक है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन मान लीजिए 10 किलो जूल पर मोल है, 10 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मोल A जब कन्वर्ट होगा 1 मोल B में, ठीक है, तो 10 किलो जूल पर मोल हीट एब्जॉर्ब होगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब ये A जो भी है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, जो B है वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, 298 केल्विन के टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही हो, तो जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे हम लोग डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और इन अ गिवन स्टोइकियोमेट्री मतलब 1 मोल A और 1 मोल B, अगर आप 2 मोल A 2 मोल B कर दोगे तो फिर ये 20 हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने समझाया था, ठीक है। तो इन अ गिवन स्टोइकियोमेट्री मतलब इन अ गिवन स्टोइकियोमेट्री का मतलब फिर से आपको एक बार याद दिला दें क्योंकि अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे इसी रिएक्शन को ऐसे अगर लिख दें बच्चों तो मोल कंसेप्ट के लिहाज से तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों रिएक्शन सेम नहीं है, क्योंकि जो ये रिएक्शन है इसका मतलब 1 मोल A 1 मोल B में जा रहा है और इसका मतलब 2 मोल A 2 मोल B में जा रहा है, तो इसका डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन 20 किलो जूल पर मोल होगा। तो यही मेरा मतलब है कि इन अ गिवन स्टोइकियोमेट्री अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन ऐसी कोई खास चीज नहीं है, बस वो तो ऐसे समझो कि भाई कुछ तो एक कॉमन मिनिमम ला के बातचीत किया जाए ना, नहीं तो ऐसे हर आदमी जो है अपना कोई प्रेशर रखा है, कोई टेम्परेचर रखा है, तो सब उसी रिएक्शन के लिए अलग अलग वैल्यू रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो बोला गया कि यार ऐसे तो बहुत सारा वो हो जाएगा, फिर कैसे बात करेंगे हम लोग, है ना, तो पागल हो जाएंगे कंडीशन लगाते लगाते। तो बोला चलो ये सब खत्म करो, सीधे स्टैंडर्ड कंडीशन पे लाके बात करते हैं, तब फिर हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक क्यों होगी? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए
कि आपके पास एक रिएक्शन है R गोज टू P, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ग्राफ एक बनाया जाए जरा सा, है ना, तो ये ग्राफ है सपोज करिए, और इस ग्राफ में इधर y एक्सिस पे एंथैल्पी है और x एक्सिस पे हम लोगों ने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये भी केमिकल काइनेटिक्स में और पढ़ेंगे बढ़िया से। तो अब सपोज करो कि भाई रिएक्टेंट था और ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है और प्रोडक्ट मतलब ये R की एंथैल्पी, P की एंथैल्पी ज्यादा है कुछ बच्चों, R से कंपैरिजन में P की एंथैल्पी ज्यादा है। तो R से आपको P अगर पहुंचना है तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और हीट सप्लाई करना पड़ेगा तो ऐसी रिएक्शंस का डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड आप ऐसा सपोज करो कि रिएक्शन यही थी, सेम हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं R से P, ठीक है, R से P, तो इधर हमने एंथैल्पी लिया और इधर हमने प्रोग्रेस लिया, मान लो ऐसा है। तो अब मान लो R का हीट कंटेंट ज्यादा है और P का हीट कंटेंट कम है, भाई ये एंथैल्पी है, सबकी अलग अलग होती है, तो P की ज्यादा हो सकती है, P की कम भी हो सकती है। तो P की ज्यादा है तो रिएक्शन कैसी है, हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। और यदि P की कम हुई तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, ये रिएक्शन में डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा, डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन आएगा नेगेटिव, और ऐसी रिएक्शंस क्या होंगी, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो जाएगी। तो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं और कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आइए, सो नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो बहुत ही आसान बात है ये, कुछ नहीं है इसमें, है ना। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, सबसे पहला तो जो लॉ है उसका नाम तो बहुत लंबा सा है, लैवोसियर एंड लाप्लेस लॉ। लैवोसियर एंड लाप्लेस लॉ, है ना, नाम इतना खतरनाक है बट है बहुत ही ज्यादा आसान बात। ये क्या है, देखो, जैसे मान लो भाई कि कोई रिएक्शन हो रही है A गोज टू B, ठीक है, इसका डेल्टा H है 5 किलो जूल पर मोल, मान लो ऐसा, ठीक है। तो एंथैल्पी तुम लोग जानते हो ना, मतलब तुम लोग क्या, हम सब लोग जानते हैं कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होता है। तो A से B जाने में 5 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं B से A आऊंगा तो डेल्टा H का वैल्यू उल्टा अगर हो गया तो डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो बस इसी को बोलते हैं लैवोसियर एंड लाप्लेस लॉ, कि रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिए तो उसका डेल्टा H जो है वो साइन चेंज हो जाता है। भाई A से B जा रहे हो, A से B जा रहे हो तो एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो B से A जब आओगे तो उतनी हीट रिलीज हो जाएगी, सीधी सीधी बात है ये, बस कुछ है नहीं इसमें ऐसा खास। तो इसको हम लोग लैवोसियर एंड लाप्लेस लॉ बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान बात है। दूसरा लॉ होता है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल बात है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं ज्यादा, ठीक है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि क्या है ये भी इसी बात पर बेस्ड है कि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन बच्चों, है ना। हेसेस लॉ सिंपली इस बात पर बेस्ड है कि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। तो क्या बोलता है हेसेस लॉ, जैसे मान लो मैंने कोई स्टेप करवाया, मैं A से B गया, ठीक है, तो इसमें एंथैल्पी का चेंज सपोज करो डेल्टा H है। अच्छा, अब मैं सपोज करो कि A से B सीधे ना जा करके मैं पहले A से C जाऊं, फिर मैं C से D जाऊं और फिर मैं D से B जाऊं। A से C जाने का एंथैल्पी चेंज मानो डेल्टा H1 है, यहां से यहां जाने का डेल्टा H2 है और यहां से यहां जाने का डेल्टा H3 है। तो हेसेस लॉ सिंपली ये बोलता है कि तुम गए तो A से B ही हो ना, चाहे तुम सीधे A से B जाओ चाहे घूम फिर के जाओ, जो टोटल एंथैल्पी का चेंज है वो सेम रहेगा।
टोटल एंथैल्पी का चेंज जो मतलब टोटल एंथैल्पी का जो चेंज है वो सेम रहेगा, और इसी को हम लोग हेसेस लॉ बोलते हैं। यानी कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। तो इस तरह से हम लोग हेसेस लॉ को सोच सकते हैं कि हम लोग इवेंचुअली ए से बी ही तो गए हैं, मतलब फाइनली अगर हम लोग देखें तो काम ये हुआ है कि हम ए से बी गए हैं। तो अब हम एक स्टेप में जाएं या घूम फिर के जाएं, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो है वो सेम रहेगा। अब इस हेसेस लॉ का जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, ये तो हेसेस लॉ हो गया है ना, जो कि सिंपली इस बात पर बेस्ड है कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। अब हेसेस लॉ का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बच्चों ये है कि केमिकल इक्वेशंस को हम लोग जस्ट लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैथ्स की इक्वेशन होती है, दो इक्वेशन जोड़ते हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कोई चीज दिख रही है सेम, तो उसको कैंसिल आउट कर देते हो। जिस तरह से मैथ्स की इक्वेशन को ट्रीट करते हो, उसी सेम तरह से तुम केमिकल रिएक्शन को भी या केमिकल इक्वेशन को भी, जिस तरह से मैथ्स की इक्वेशन ट्रीट करते हो, उसी तरह से केमिकल इक्वेशन को भी ट्रीट कर सकते हो। ये कुल मिला के ले देके थर्मोकेमिस्ट्री में यही काम करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ऊपर वाली सिचुएशन को तुम्हें समझाऊं कि A गोज टू C ये रिएक्शन है, फिर C गोज टू D ये रिएक्शन है, फिर D गोज टू B ये रिएक्शन है। इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है, इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है, इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 है। अब मैंने क्या किया कि जैसे मैथमेटिकली मैं इक्वेशंस को ऐड करता हूं, उसी तरह मैंने मैथमेटिकली इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया तो ये C और C कैंसिल आउट हो गया, D और D कैंसिल आउट हो गया, और यहां से मेरे पास सीधे सीधे आया A गोज टू B। अब इन तीनों इक्वेशंस को जोड़कर अगर मेरे पास ये चौथी इक्वेशन आ रही है, तो अगर इन तीनों को जोड़कर आया है ये फाइनल इक्वेशन, तो इस फाइनल इक्वेशन का जो डेल्टा H है वो इन तीनों के डेल्टा H के सम के बराबर। मतलब जो काम तुम इक्वेशंस के साथ जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, वही सेम ऑपरेशन डेल्टा H के साथ भी हो जाएगा। तुम दो इक्वेशन को जोड़ोगे, उनका डेल्टा H जुड़ जाएगा। तुम दो इक्वेशन को माइनस करोगे, उनका डेल्टा H माइनस हो जाएगा। तुम इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा H भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम इक्वेशन को उल्टा कर दोगे, डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन चेंज हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमको बेसिक काम जो है थर्मोकेमिस्ट्री में, कॉन्सेप्ट तो आते जाएंगे एक एक करके, लेकिन फंडामेंटल बात जो है वो यही रहेगी कि हमको कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी हमेशा, और उन गिवन इक्वेशंस की मदद से हम एक नई इक्वेशन डिराइव करेंगे, और जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम इन इक्वेशंस पे परफॉर्म करेंगे, वही सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन डेल्टा H की वैल्यूज पर भी परफॉर्म हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो डेल्टा H जुड़ेगा, माइनस करेंगे डेल्टा H माइनस हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, और एक क्वेश्चन एक दो देखते हैं जरा कि क्या हमको मतलब क्या हमसे एक्सपेक्टेड है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले आपको कराता हूं, जल्दी से सब लोग क्वेश्चन नोट डाउन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों कि हमको दिया हुआ है एक रिएक्शन कि C+O2 गोज टू CO2। ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा H है -390 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फिर दूसरा हमको रिएक्शन दिया हुआ है 2H2 + O2 गोज टू 2H2O। इस रिएक्शन का डेल्टा H है -540 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और तीसरा रिएक्शन हमें दिया हुआ है CH4 गोज टू C + 2H2, और इस रिएक्शन का डेल्टा H है बच्चों 80 किलो जूल पर मोल। चाहो तो नॉट लगा लो, लगाना चाहिए वो हमेशा है जैसे, है ना। तो ये डेल्टा H नॉट वैल्यू सबकी दी हुई है, तीन रिएक्शंस की डेल्टा H नॉट दी हुई है, और बोला गया है कि निकालो CH4 +
2O2 goes to CO2 प्लस 2H2O। इस रिएक्शन का डेल्टा H0 निकालो। ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। तो देखो भाई, अब क्या है, ऐसे बच्चों जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, और सारा थर्मोकेमिस्ट्री में कुल मिला के काम यही होगा कि आपको बच्चों क्या होगा कि कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, ये सब गिवन इक्वेशंस हैं, और इन इक्वेशंस की मदद से मुझे ये इक्वेशन सोचनी है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए कि हमें लगातार अपना फोकस इस टारगेट इक्वेशन पे रखना चाहिए। लगातार हमें अपना फोकस इस टारगेट इक्वेशन पे रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करवाए हैं आप लोगों को। तो अपना फोकस हम लोग इस टारगेट इक्वेशन पे रखें, और इस टारगेट इक्वेशन में हमें जो जो दिख रहा है वो यहां पर हम लोग क्रिएट करते चलें। ठीक है, तो जैसे 1 मोल मीथेन मुझे दिख रहा है, तो इन गिवन इक्वेशंस में मीथेन यहीं पर है, 1 मोल है, मुझे 1 ही मोल चाहिए। रिएक्टेंट साइड पर है, रिएक्टेंट साइड पर ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं कोई चेंज नहीं करने जा रहा हूं। ठीक है, आइए फिर हम O2 को देखते हैं। तो O2 से मैं बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा हूं अभी, क्योंकि O2 यहां भी है और यहां भी है। आइडियली उन चीजों को पकड़ना चाहिए जो सिर्फ एक जगह पर हो। जैसे CO2 एक बहुत अच्छी चीज है, तो CO2 मुझे 1 मोल चाहिए। कहां चाहिए? प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। प्रोडक्ट साइड पे ही मुझे दिख रहा है, 1 ही मोल चाहिए। तो इस इक्वेशन को भी मैंने टच नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। इस इक्वेशन में मीथेन की वजह से कोई चेंज नहीं किया। तो 2 इक्वेशन मेरी, 2 डील क्लोज हो चुकी है, एक डील और बच रही है। तो ये 2H2O से देखूंगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि 2 मोल पानी चाहिए, 2 मोल पानी है, प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, प्रोडक्ट साइड पर ही है। तो इसमें भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर ये क्वेश्चन बनाने वाले ने सही क्वेश्चन बनाया है, तो इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ने पर ये वाली इक्वेशन आ जानी चाहिए। और आप करके देखिए, बिल्कुल ऐसा 100% हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब आप इन्हें दो जोड़ोगे तो देखो बच्चों, C कैंसिल आउट हो गया, 2H2 से 2H2 कैंसिल आउट हो गया, और O2 जुड़ के 2O2 बन गया। कुल मिलाकर के वी आर जस्ट सपोज टू डू दिस थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों को जोड़ के अगर ये आ गया, तो इसको डेल्टा H1 और इसको 2 और इसको 3 बोल दें, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H0 का वैल्यू हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देना, देख लो कितना आ रहा है, 390, 540 माइनस में है और 80 प्लस में है। तो आंसर तो दिया है कुछ लोगों ने, -850 आई थिंक इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डेल्टा H0 विल बी इक्वल्स टू -850 किलो जूल्स पर मोल। ये हमारा, दिस विल बी आवर आंसर। तो आगे बढ़ते हैं और फिर से जरा एक बार हम लोग डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन पर आ जाएं। ठीक है, तो डेल्टा H0 ऑफ रिएक्शन, तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गोज टू CC प्लस DD। तो इस रिएक्शन के लिए हमने डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन डिफाइन किया है बच्चों एज C इंटू HM0 ऑफ C प्लस D इंटू HM0 ऑफ D माइनस A इंटू HM0 ऑफ A प्लस B इंटू HM0 ऑफ B। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया है। ये डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन है। अब देखो, डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन डिफाइन करने के लिए तो ये तरीका सही है। ठीक है, लेकिन इस तरह से आप कभी भी डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है ये। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो समझने के लिए तो सही है, लेकिन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब की वैल्यूज हमें नहीं पता होती है ना। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये हमने डिस्कस किया है। एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, तो नहीं बता सकते, तो ये सब वैल्यू हमको नहीं मालूम है। तो ये नहीं मालूम है, तो डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इस तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक डेफिनेशन अब यहां से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बढ़िया चीज की, जिसे हम लोग बोलते हैं
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब इसकी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे फिजिक्स में हम लोग काम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या करते हैं कि एक रेफरेंस लेवल चूज कर लेते हैं कि हमने बोल दिया चलो आज से ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, मान लिया हमने। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों, मतलब बस बोल दिए तो बोल दिए, बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 0 तो 0, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के हम फिर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरह ये भी एंथैल्पी, एंथैल्पी ये भी तो पोटेंशियल एनर्जी है ना एक तरह से। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ रेफरेंस लेने जा रहे हैं और बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसे कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एचएफ नॉट से। तो किसी भी सब्सटेंस का डेल्टा एचएफ नॉट, भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब हो गया कि कोई भी चीज फॉर्म हो रही है, किससे फॉर्म हो रही है, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से फॉर्म हो रही है। ठीक है, समझो बात को, लिखो डेफिनेशन लिखो, डेल्टा एच एफ नॉट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस बने, इज फॉर्म्ड, किससे बने, फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन मतलब वो चीज बन रही है, किससे बन रही है, अपने बेसिक तत्वों से बन रही है। तो उस रिएक्शन में जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, उसी को हम लोग उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो बन रहा है वहां पर, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ नॉट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पानी का एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूं। पानी बहुत कॉमन सब्सटेंस है, तो पानी का H2O लिक्विड का हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब होगा कि 1 मोल पानी बनाओ, किससे बनाओ, एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओ। एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, इसमें एलिमेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। वातावरण में, नेचर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, H2 गैस, इस फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट है उसका, इस फॉर्म में वो नेचर में अकर करता है। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो 1 मोल पानी बनाओ, इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, 1 मोल पानी बनाओ, किससे बनाओ, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओ। 1 मोल पानी होना चाहिए और एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए। समझ रहे हो? इस रिएक्शन में कुछ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो सकती है, कुछ तो एंथैल्पी चेंज होगा ना इस रिएक्शन का। हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ होता है, तो इस रिएक्शन का भी कुछ होगा। 1 मोल पानी बने, किससे बने, एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से बने। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच एफ नॉट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O liquid when 1 mole of a substance is formed from its elements in their standard states. स्टैंडर्ड स्टेट या इस तरह समझ सकते हो, एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट मतलब एलिमेंट जिस स्टेट में नेचर में स्टेबल है, जिस स्टेट में नेचर में पाया जाता है। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल 1-2 करते हैं। नेक्स्ट सपोज करो कि हम लोग लिखना चाहते हैं CO2 गैस का, तो 1 मोल CO2 बनाओ, या CO2 गैस चलो बाद में आएंगे अभी। मान लो हम लोग लिखना चाहते हैं MgO सॉलिड का लिखना चाहते हैं, तो 1 मोल MgO सॉलिड बनाओ, किससे बनाओ, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। एलिमेंट कौन है, मेटल्स का स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड होता है, मेटल्स नेचर में सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट हो गया O2 गैस, और इसको बैलेंस करने के लिए हाफ कर दो। ये बात पे गौर करो कि इधर 1 ही मोल होना चाहिए, 1 ही मोल बनना चाहिए, जरूरी है। देखो भाई तुम इस रिएक्शन को ऐसे अगर लिख दोगे,
सुनना मेरी बात ध्यान से, समझ रहे हो? इस रिएक्शन को तुम ऐसे अगर लिख दोगे तब थोड़ी ना ये सेम रिएक्शन रहेगी, इसको डेल्टा एच एफ नॉट नहीं बोलना है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में ये रिएक्शन अलग अलग है। अरे इसमें 1 मोल मैग्नीशियम बन रहा है, इसमें 2 मोल मैग्नीशियम बन रहा है। मोल कंसेप्ट के लिहाज से सेम है लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि 1 मोल मैग्नीशियम है और 2 मोल मतलब 1 मोल एमजीओ है, 2 मोल एमजीओ है, ठीक है? तो तुम्हें 1 मोल एमजीओ ही बनाना है। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है उसे हम लोग डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ एमजीओ सॉलिड बोलेंगे, ठीक है? तो 1 मोल सब्सटेंस बने, किससे बने? एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से बने। तो जो एंथैल्पी का चेंज है वो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इनऑर्गेनिक वाले लोग इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को स्टेबिलिटी से भी जोड़ते हैं, जैसे कि जितना ज्यादा नेगेटिव है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मोर नेगेटिव मतलब नेगेटिव हो और मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, मतलब उस मॉलिक्यूल के बनने में उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जा रही है ना? तो इनऑर्गेनिक में ऐसा किया जाता है कि मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट, मोर नेगेटिव मतलब समझ रहे हो, नेगेटिव और ज्यादा मैग्नीट्यूड में, मींस हायर स्टेबिलिटी। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं, बट डेल्टा एच एफ नॉट की नेगेटिव वैल्यू है तो उसका मतलब होता है स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद ये तो बात हो गया किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का डेल्टा एच एफ नॉट। अब यहाँ पे आती है एक काम की बात, ठीक है? और काम की बात वही है जिस तरह से वो रेफरेंस लेवल की मैं चर्चा कर रहा था। तो किसी भी कंपाउंड का डेल्टा एच एफ नॉट हमने बोला कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है? लेकिन बच्चों जो एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट हैं उनका डेल्टा एच एफ नॉट हमने 0 मान लिया, ठीक है? डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कुछ इस टाइप की बात हो गई कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये तो हमको भगवान ने बना के दिया है ना, हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये भगवान की तरफ से मुफ्त में मिला है, ये तो नेचर में इजीली अवेलेबल है। हाँ, इन दोनों की रिएक्शन से हम एमजीओ बना सकते हैं, इन दोनों की रिएक्शन से हम पानी बना सकते हैं, बट एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट तो पहले से बने बनाए हैं, उनको फॉर्म कराने की क्या जरूरत है? कंपाउंड बना सकते हैं लेकिन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट तो पहले से फॉर्म है, और हमने वही अपना ले लिया रेफरेंस लेवल। तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज 0, ठीक है? इसको बस 0 बोल दिया गया, ठीक है? किसी भी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसमें डेल्टा एच एफ नॉट इज टेकन एज 0, कि वो पहले से बना है, उसको क्या करना बना के, तो वो रेफरेंस लेवल हो गया, उसको हमने आर्बिट्ररली उसको हमने 0 मान लिया। अब आपके मन में हो सकता है ये एक शंका पैदा हो रही हो कि सर ये इतने सारे एलिमेंट हैं, कैसे पता चलेगा किसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? तो मोस्ट कॉमन जो है, जो तुम्हें नेचुरली अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, वही हमारे एग्जाम में कोर्स में है। तो ऐसा नहीं कि 120 एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट हमें बैठ के याद करना है, बट हाँ जो मोस्ट कॉमन वंस हैं, जो मोस्ट ऑब्वियस हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, मतलब जो तुम्हारे मन में बहुत सारे तो ऐसे देखो नेचुरली समझ में आ जाएंगे, है ना? जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो तुम्हें और क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 गैस। तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ H2 गैस 0, एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट 0, बस बात खत्म हो गई। ये हमारा रेफरेंस हो गया कि, और लॉजिक क्या है कि इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो पहले से बना हुआ है, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं खर्च हुई, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। ऑक्सीजन का क्या है? O2 गैस 0। नाइट्रोजन का क्या है? नाइट्रोजन का N2 गैस 0। समझ रहे हो? ये सब इनके स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं। ऑक्सीजन के लिए ये ध्यान रखो कि O3 कभी दे दे तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है ना। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है बच्चों? O2 है, O3 नहीं है।
फिर डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ जितना भी मेटल है वो सब सॉलिड स्टेट में स्टैंडर्ड है। मेटल Na सॉलिड, Mg सॉलिड, Al सॉलिड, कोई भी मेटल तुम्हारे मन में आ रहा है ना, Na, Mg, K, Al, मेटल सॉलिड 0। एक छोटा सा एक्सेप्शन है इसमें मेटल्स वाले केस में, वो कौन है? मरकरी है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Hg लिक्विड इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, फिर इसके बाद आता है डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ F2 गैस इज इक्वल्स टू 0। फ्लोरीन का F2 हो गया। डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Cl2 गैस इज इक्वल्स टू 0। ये सब स्टैंडर्ड स्टेट है। डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Br2 गैस नहीं है, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे ब्रोमीन लिक्विड होता है, ये आई एम श्योर तुमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। Br2 लिक्विड इज इक्वल्स टू 0 जब वीक फोर्सेस पढ़ रहे होगे। एंड डेल्टा एच एफ नॉट फॉर I2 is what? I2 is not liquid also, I2 is solid, so I2 solid is equals to 0. तो फ्लोरीन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। क्लोरीन इज ऑल्सो गैस बट ब्रोमीन इज लिक्विड एंड I2 इज सॉलिड। तो जो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट है उसी में हमको 0 पुट करना होता है, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट लिया जाता है वो कार्बन ग्रेफाइट लिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर कार्बन नेचर में ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। ज्यादातर कार्बन नेचर, ग्रेफाइट कोयला हो गया बेसिकली, और इसलिए ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ठीक है। इस बात पे गौर करें कि डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ कार्बन डायमंड ये 0 नहीं है। डायमंड इज नॉट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन का डेल्टा एच एफ नॉट होता है 0। चलिए, इसी तरह से हम लोग अगर और बात करें तो सल्फर का जो एलोट्रोप है, स्टैंडर्ड स्टेट है, दैट इज सल्फर रोम्बिक। सल्फर रोम्बिक इज इक्वल्स टू 0, है ना। मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक सल्फर का नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर बात करें तो फॉस्फोरस के केस में डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ फॉस्फोरस वाइट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ सल्फर, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक जो है ये 0 नहीं है। और उसी तरह से डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स होते हैं, आगे आप पढ़ोगे, रेड फॉस्फोरस या डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, ये भी 0 नहीं है। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का आप खुद ही सोच सकते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको पहले से मालूम ही था। ये 2-3 कार्बन वाला बस याद कर लो, एलोट्रोप वाला जो है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, है ना। कार्बन का ग्रेफाइट, ठीक है, सल्फर का रोम्बिक और फॉस्फोरस का वाइट, ठीक है। टिन का जैसे वाइट टिन होता है, लेकिन उसका उतना ज्यादा जरूरत नहीं है ना, उसकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज्यादा। इतना ध्यान रखो, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो अच्छा, एक और यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा, देखो एक्सेप्शनल बात है। फॉस्फोरस के केस में क्या होता है ना कि एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन ये होता है कि जनरली जो जिस फॉर्म में वो सब्सटेंस नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो सबसे स्टेबल है। जैसे भाई कार्बन ज्यादातर ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है ना, हीरे के फॉर्म में थोड़ा ना पाया जाता है। हीरे के फॉर्म में पाया जाता खूब सारा कार्बन, तो हीरे की वैल्यू नहीं रहती, फिर बहुत थोड़ा लिमिटेड हीरा है इसलिए उसकी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो
जिस फॉर्म में पाया जाता है वो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। जैसे कार्बन का ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है, सल्फर का रोम्बिक जो है वो भी थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। लेकिन फास्फोरस के केस में एक्सेप्शन है। फास्फोरस में ज्यादातर फास्फोरस व्हाइट के फॉर्म में पाया जाता है, ये एक सत्य है, ज्यादातर फास्फोरस व्हाइट के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि तुमने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो वहां पे तुमने ऐसा सीखा होगा कि व्हाइट फास्फोरस का वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया होगा और हाईली अनस्टेबल होता है ये, है ना। मतलब ये ऐसे पड़े पड़े आग में, इसमें मतलब हवा में पड़े पड़े इट कैचेस फायर। तो ये थर्मोडायनेमिकली लीस्ट स्टेबल है, दिस इज थर्मोडायनेमिकली लीस्ट स्टेबल। लेकिन फिर भी इसका डेल्टा HF नॉट हमने 0 माना है, क्योंकि नेचर में मैक्सिमम फास्फोरस व्हाइट के फॉर्म में पाया जाता है। सबसे ज्यादा स्टेबल फास्फोरस ब्लैक फास्फोरस होता है, दिस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है, लेकिन ये नेचर में पाया बहुत कम जाता है, व्हाइट फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए उसी का डेल्टा HF नॉट हम 0 मान लेते हैं। ये एक एक्सेप्शन है फास्फोरस के केस में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी इस पे पूछा जा सकता है। तो अब इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट मैं क्या करने जा रहा हूं कि आपको कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, और ऐसे क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं। मैं रिएक्शन लिखूंगा, आपको बताना है कि उनमें से कौन सी रिएक्शन डेल्टा HF नॉट रिप्रेजेंट करती है। लिखिए, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। विच रिएक्शन रिप्रेजेंट्स करेक्ट delta HF naught of product, which reaction represents correct delta HF naught of product। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाफट से। नंबर 1, Mg solid plus Br2 gas goes to Mg Br2 solid, ये सॉलिड है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, S rhombic plus O3 gas goes to SO3 gas। Number 3, 12C solid plus 6H2 gas goes to 2C6H6 liquid। H2 gas plus O2 gas goes to H2O2 liquid। करेक्ट डेल्टा HF नॉट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और ऑप्शंस हैं बहुत सारे, लिखो 5 नंबर लिखो। CO गैस प्लस हाफ O2 गैस goes to CO2 गैस। 6 लिखो, H2 गैस प्लस I2 गैस goes to 2HI गैस। 7th लिखो, कार्बन डायमंड प्लस हाफ O2 गैस goes to CO गैस। और नेक्स्ट है सल्फर मोनोक्लिनिक प्लस O2 गैस goes to SO2 गैस। और फाइनली लास्ट है SO3 गैस, सॉरी SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस goes to SO3 गैस। तो ये इतनी सारी रिएक्शंस आपको दी हुई हैं,
और इन सभी रिएक्शंस में आपको बताना ये है कि विच रिएक्शन इज करेक्ट फॉर डेल्टा HF नॉट ऑफ प्रोडक्ट। एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है, अटेम्प्ट करिए। देखिए, सो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। तो अब इसमें बोला गया कि कौन कौन सी रिएक्शन करेक्ट है डेल्टा HF नॉट के लिए। तो डेल्टा HF नॉट के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, 1 मोल बनना चाहिए प्रोडक्ट, और किससे बनना चाहिए, एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए। तो पहले वाले स्टार्ट करते हैं। Mg सॉलिड प्लस Br2 गैस गोज टू Mg Br2 सॉलिड। तो इसका 1 मोल तो बन रहा है, लेकिन ये एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट Br2 लिक्विड होता है, इसलिए ये रिएक्शन डेल्टा HF नॉट के हिसाब से सही नहीं है। दूसरी वाली भी सही नहीं है, सल्फर रोम्बिक है लेकिन ऑक्सीजन क्या दिख रहा है, O3 दिख रहा है। तो O3 ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। ये सही कब हो सकता था, जब यहाँ पर 3/2 O2 गैस होता, O3 की जगह पर 3/2 O2 गैस होता, तब सही हो सकता था। यहाँ पर Br2 की जगह लिक्विड होता, तब सही हो सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 12C सॉलिड, C सॉलिड लिखा रहे अगर खाली, तो उसको ग्रेफाइट मान लेना चाहिए, अगर खाली C सॉलिड लिखा हुआ है तो। ठीक है, प्लस 6H2 गोज टू 2C6H6 लिक्विड, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये 2 मोल बना रहा है, 1 ही मोल बनाना होता है। H2 गैस प्लस O2 गैस गोज टू H2O2 लिक्विड, ये रिएक्शन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये करेक्ट। ठीक है, चलो फिर CO प्लस हाफ O2 गोज टू CO2, ये भी नहीं है भाई, CO तो खुद एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट थोड़ी ना है। ठीक है, C सॉलिड प्लस O2 होना चाहिए था, तब हो जाता। ठीक है, चलो फिर इसके बाद ये भी गलत है। एक तो I2 गैस, ऊपर से 2 मोल, दोनों कारणों से गलत है। ये भी गलत है, कार्बन के लिए ग्रेफाइट होना चाहिए। ये भी गलत है, सल्फर के लिए रोम्बिक होना चाहिए। समझ रहे हैं? और ये भी गलत है, क्योंकि SO2 इज नॉट एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, SO2 तो खुद एक कंपाउंड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना, खाली और खाली 4 वाली इक्वेशन सही है डेल्टा HF के लिहाज से, बाकी सारी इक्वेशन गलत है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो इसके अलावा कुछ और चीजें आगे पढ़ेंगे, डेल्टा HF और डेल्टा H कंबशन के बारे में बात करेंगे। तब तक जितना होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट हो वो आप मैसेज कर सकते हैं।